तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एलिट क्लासेस में। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पहला मेरा आपसे सवाल ये है, क्या आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अच्छे जानते हो? आपने बोला कूलम्ब्स फोर्स ही तो है। अरे जो कूलम्ब्स लॉ ने कर दिखाया वो किसके बारे में कर दिखाया था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। और न्यूटन्स जी हमारे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ठीक है, तो न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल फॉर्मूला ये है, ओके। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कूलम्ब्स फॉर्मूला ये है, मतलब कूलम्ब्स लॉ ने ये बताया और न्यूटन्स लॉ ने ये बताया जी। ठीक है, हमको इस बात न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ कह दो, ठीक है, एनजीएल। ओके, हमें जी इसके बारे में पता है। क्या आप जानते हो F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर? क्या आप जानते हो F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर? तुम्हें देखने बिल्कुल ऐसे नहीं लगते एक दूसरे से इंस्पायर्ड हैं? पहले ये थे, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इंस्पायर्ड है किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले से। ठीक है ना। आप जरा एक बात बताओ, इनमें सिमिलैरिटी क्या है? पहली बात, कुछ सिमिलैरिटी होंगी, कुछ डिसिमिलैरिटी होंगी। ठीक है, तो पहले हम डिफरेंसेस की बात नहीं करेंगे, पहले बात करेंगे सिमिलैरिटी के बारे में कि इनमें एक जैसा क्या है। आप बोलोगे देखो जी, दोनों के अपोन में आर स्क्वायर आता है। एक बात ये बताओ, ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से लगती है? आपने बोला ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगती है वो मास की वजह से लगती है। भाई जब दो बॉडी में मास होता है तो उनमें ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। ओके, ये बताना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है चार्ज की वजह से। अरे इलेक्ट्रिक फोर्स तो चार्ज की वजह से ही लगेगी ना। आपने कहा बात तो सही है, तो कह दूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स अपने ही कॉजेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कुछ ऐसा कह दूं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 कौन सा? इलेक्ट्रिक फोर्स, और F ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M1 एंड M2 के। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? पक्का। दो सिमिलैरिटी हो गई। अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, सिमिलैरिटी अभी ऐसे ही बता रहा हूं, इसे बाद में बताऊंगा। ये बताओ, क्या आपको दो सिमिलरिटी समझ में आई? एक तो इनवर्स स्क्वायर लो, मतलब कि आर स्क्वायर दोनों के अपोन में आता है। ऊपर ये M1 M2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Q1 Q2 के अपने कोज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तीसरी बात ये बताओ, ये हो गया आपका मास M1, ये हो गया मास आपका M2। कोई दिक्कत तो नहीं है। सेम कहानी यहां करता हूं, ये हो गया आपका चार्ज Q1 पॉजिटिव, ये हो गया आपका चार्ज Q2 पॉजिटिव। इसमें दो केस बनाऊंगा, इसमें एक चार्ज हो गया आपका Q1 पॉजिटिव और एक चार्ज हो गया Q2 नेगेटिव। ओके, आप जरा ये बताओ, इस वाले मास ने दूसरे वाले मास को क्या किया? आपने बोला अट्रैक्ट किया। ओके, सुनना, इस वाले ने इस वाले को, 1 ने 2 को अट्रैक्ट किया तो अपनी तरफ खींचा। हाँ जी बिल्कुल खींचा। तो कैसे? आपने बोला फोर्स लगी 2 पर ड्यू टू 1, तो कह दूं F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो इसे बोलूंगा F21। अब 2 वाले ने 1 को अट्रैक्ट किया तो इसे क्या बोलूंगा? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो इसने भी इसको अट्रैक्ट किया तो इसे बोलते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। समझे कि नहीं समझे? चलो ठीक है, इस पे आओ चार्ज पे। इस Q1 ने इस Q2 को क्या किया? आपने बोला रिपेल किया, तो Q1 ने Q2 पर रिपेल्शन मतलब दूर भगाया, ऐसी फोर्स लगाई। इस फोर्स का क्या नाम दूं? आपने बोला 2 पर लगी है तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। समझे? पक्का। Q2 ने भी Q1 को रिपेल किया, आपने बोला फोर्स ऑन Q1। देखो Q2 ने Q1 को रिपेल किया, इधर भगाया, तो फोर्स ऑन Q1 1 ड्यू टू 2। समझेगी नहीं? पक्का। अच्छा ठीक है, इस वाले की बात करो, एक प्लस एक माइनस, इनमें क्या होने वाला है? अट्रैक्शन। तो आपने बोला देखो जी, Q1 ने Q2 को अट्रैक्ट किया, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। हाँ है ना? Q2 ने Q1 को अट्रैक्ट किया, Q2 ने Q1 को अट्रैक्ट किया, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब जरा आप मुझे बस एक बात बता दो, क्या ऐसा कुछ हुआ कि ये मास M1 है, ये मास M2 है, इसने इस पर ऐसे फोर्स लगा दी? नहीं हुआ ना, कि इसने इस पर ऐसे फोर्स लगा दी। ऐसा नहीं होता, हमेशा ऐसा होता है। चार्ज Q1 ने Q2 पर ऐसे लगा दी, ऐसे लगा दी, ऐसे लगा दी, ऐसा नहीं हुआ। आपने बोला कतई नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है जी? देखो ये M1 से M2 को जोड़ने वाली लाइन है, दैट इज को लाइन ज्वाइनिंग। ये पूरी लाइन ज्वाइन कर रही है M1 M2 को। ठीक है,
Q1 और Q2 को ज्वाइन करने वाली लाइन है ये। ओके हाँ जी बिल्कुल है, Q1 और Q2 को ज्वाइन करने वाली लाइन है ये। तुमको नहीं लगता ये फोर्स जो है इस लाइन से हट ही नहीं रही? देखो इसी लाइन पे लगी ना, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग पे ही है ना। आपने बोला लाइन ज्वाइनिंग थी, ये उसी डायरेक्शन में ना, उसी लाइन पर है ना। हाँ जी उसी पे है। क्या उसी लाइन पे है ना जो लाइन ज्वाइनिंग कर रही है? बिल्कुल उसी लाइन पे। जो फोर्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग हो, जो लाइन ज्वाइनिंग दो मासेस के बीच को ज्वाइन कर रही है, उसी के अलोंग फोर्स लग जाए, समझे कि नहीं समझे? ऐसी फोर्स को बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। कौन सी फोर्स बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या दोनों की दोनों सेंट्रल फोर्स? आपने बोला कि दोनों की दोनों ही सेंट्रल फोर्स है। ओके चलो तो मैं बात करता हूं। पहली बात कह रहा है कि बोथ ओबे इनवर्स स्क्वायर लो। दोनों की दोनों क्या ओबे करती हैं? इनवर्स स्क्वायर लो ओबे करती हैं। दोनों के अपोन में क्या आता है? आर स्क्वायर आता है। यहां भी आर स्क्वायर, यहां भी आर स्क्वायर होता है। समझ में आई बात तुमको? पहली सिमिलैरिटी। दूसरी सिमिलैरिटी, बोथ आर प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस या चार्जेस। समझे कि नहीं समझे? दोनों की दोनों देखो ये m1 m2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये Fe जो है वो Q1 Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? समझे? दो सिमिलैरिटी। तीसरी सिमिलैरिटी क्या है? बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस समझते हो ना, जो अलोंग द लाइनिंग ज्वाइनिंग हो, ऐसी ना हो, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगे। ऐसी फोर्स नहीं है, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या है? लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही लगती है। ये भी लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही लगती है, तो ये भी सेंट्रल फोर्स है और ये भी सेंट्रल फोर्स है। तीन सिमिलैरिटी। और चौथी सिमिलैरिटी क्या है? बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है? कंजर्वेटिव फोर्स ऐसी आप मुझे एक बात बताइए, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए मुझे बहुत बोलना पड़ेगा, मतलब बहुत समझाना पड़ जाएगा आपको। आपने 11th क्लास में कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ा जरूर होगा, इसलिए बहुत मतलब हल्के में पीछे छुटाता हूं तुमसे। आप ये बताओ कि क्या आप एक बात बता सकते हो कि अगर ये अर्थ ग्राउंड है, सरफेस है, ये क्या है? सरफेस है। सुनना बहुत अच्छे से। आपको इस पॉइंट 1 पे जाना है या P पॉइंट पे जाना है। कितने पॉइंट पे जाना है? P पे। आपने डेरिवेट किया होगा एक बार। आप ऐसे चले जाओ, एक तरीका। आप ऐसे चले जाओ, दूसरा तरीका। आप या फिर ऐसे जाओ पहले तो, और फिर ऐसे जाओ। सुनना, आपके पास एक पाथ, आपके पास दूसरा, आपके पास तीसरा। बताओ वर्क किसमें ज्यादा करना पड़ेगा? आपने बोला कि हमने 11th क्लास में सीखा था कि तीनों पाथ में W1 बराबर W2 बराबर W3, तीनों पाथ में वर्क बराबर करना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? अगर नहीं समझे आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपके लिए कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव फील्ड, दोनों एक ही बात है वैसे, मतलब एक ही चीजें हैं, मतलब रिलेट करती हैं आपस में। तो कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फील्ड के लिए आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बस आप मुझे जिसको समझ में आया बोल दीजिए, हमको समझ में आया कि कंजर्वेटिव फोर्स का सीन ऐसा होता है। नहीं समझ में आया तो आप मुझे बताइएगा। तो तीनों के तीनों पाथ के अलोंग क्या होगा? आपने बोला वर्क सेम होगा, तो इसका मतलब जो पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। बिल्कुल ये डिपेंड करता है इनिशियल टू फाइनल, यहां से वहां पहुंचना है ना, बात खत्म। ये आपकी इनिशियल पोजीशन हो गई P1 और फाइनल हो गई P। समझे कि नहीं समझे? तो बस ये डिपेंड करता है जाना कहां से कहां है, बस किस रास्ते से जाओगे। पाथ इंडिपेंडेंट, कोई डिपेंड नहीं, आप जैसे मर्जी जाओ, वर्क सेम करना पड़ेगा। ठीक है। सेम कहानी चार्जेस में होती है। चार्जेस में क्या कहानी होती है? मान लो, सुनो आपको मैं एक बात कहूं, रफ करता हूं इसको। चार्जेस में क्या होता है? देखो मान लो ये एक चार्ज है, ओके, और आपको कह दूं कि यहां एक पॉइंट है P और ये एक पॉइंट है P डैश, ओके। आपको इस चार्ज के यहां तक आना है। आपको यहां टेस्ट चार्ज लिया, आप यहां बैठे हुए, यहां आपको यहां से यहां तक पहुंचना है। ठीक है। आप ऐसे आ जाओ तो भी उतना ही वर्क करना पड़ेगा, ऐसे आ जाओ तो भी, ऐसे आ जाओ तो भी। 1 2 3 तीनों के अलोंग वर्क सेम होगा। समझे कि नहीं समझे? मतलब कुल मिला के ये वाली बात तो मैं आपको चैप्टर नंबर 2 में समझाऊंगा, ये तो आएगी अभी, लेकिन ये बात जा चुकी क्लास 11th में। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर पाथ पे डिपेंड क्यों नहीं करता, तो आप मुझे जरूर बताइएगा। फिर से डिफरेंस बता दूं। पहली बात, दोनों इनवर्स स्क्वायर लो ओबे करती हैं, ठीक है। दूसरी बात, दोनों जो होती हैं अपने कोज के, मतलब मासेस या चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। तीसरी बात, दोनों की दोनों कैसी फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है। और चौथी बात, दोनों की दोनों कैसी हैं? कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स है। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स का तुम्हें एक हल्का सा एग्जांपल दे दूं। कंजर्वेटिव फोर्स ऐसी होती है, देखो मान लो आपने ऊपर को ये फेंका, नीचे नीचे अपने आप आया ना,
आपने ऊपर को ऐसे फेंका, नीचे नीचे अपने आप आया। आपने बोला बिल्कुल सही बात है। तो आपने एक तरफ वर्क किया, दोनों तरफ वर्क किया। आपने बोला कि मैं तो बस ऊपर फेंका था, नीचे तो अपने आप आया। बस ऐसा जो फील्ड होता है ना, या ऐसी जो फोर्स होती है, वो कंजर्वेटिव होती है। मतलब सुनो दोबारा, आपके पास एक चार्ज है, बिल्कुल है, आप यहां हो, ये आपका Q1 चार्ज है। इस चार्ज को आप यहां लेके गए, क्या आपको यहां से यहां तक वर्क करना पड़ा? आपने बोला करना पड़ा, ठीक है ना भाई, रिपल्शन हो रहा था आप पे, तो ये तो पॉजिटिव चार्ज है ना, रिपल्शन के खिलाफ गए। यहां जाने के बाद आपने इसको छोड़ दिया, दोबारा यहीं आ गया, तो आप क्या कहोगे? सिर्फ एक तरफ वर्क करना पड़ा, दूसरी तरफ तो खुद पे खुद हो गया। सिर्फ जाने में वर्क करना पड़ा, आने में वर्क नहीं करना पड़ा। समझे कि नहीं समझे? तो आने में वर्क क्या हुआ? आने में वर्क मिला। जब जाते वक्त आपको वर्क करना पड़े और आते वक्त मिल जाए, जाते वक्त वर्क देखो करना पड़ा, आते वक्त खुद मिला, तो ऐसा फील्ड या ऐसी फोर्स होती है कंजर्वेटिव फोर्स। बहुत सारी बातें हैं इसमें। अच्छा, आपने बोला ये बताओ ऐसा कौन नहीं है जो कंजर्वेटिव ना हो? ऐसा कौन है जो कंजर्वेटिव ना हो? जैसे फ्रिक्शन है, आपने बोला फ्रिक्शन कंजर्वेटिव फोर्स है, नहीं है। इधर को जाओगे तो भी फ्रिक्शन होगा, क्या खुद आया? खुद नहीं आया। इधर आओगे तो भी फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन के अगेंस्ट तो वर्क करना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स हैं, कंजर्वेटिव फील्ड हैं। समझे कि नहीं समझे? दोबारा सुन लो। क्या ऐसा होता है कि देखो, जब आप ऊपर गए तो आप ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट गए, और जब आप ऊपर पहुंच गए अब आपको ग्रेविटेशनल फील्ड ने सपोर्ट कर दिया, जितना लिया उतना ही वापसी दे दिया। तो कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्स है। चार्ज है इसमें, जितना ताकत आपको यहां तक लगाने में, मतलब यहां तक पहुंचने में लगानी पड़ी, उतनी ही वापस मिल गई वापसी आने में, कुछ करना ही नहीं पड़ा आते वक्त। लेकिन क्या फ्रिक्शन के केस में ऐसा हुआ? अजय जाते वक्त भी टायर घिसते हैं, चप्पल घिसती हैं, आते वक्त भी घिसती हैं। जाते वक्त भी फ्रिक्शन अगेंस्ट होता है, आते वक्त भी फ्रिक्शन अगेंस्ट होता है। समझे कि नहीं समझे? तो इस तरह की फोर्स नहीं है ये, फ्रिक्शन की तरह की नहीं है। तो आप बोलोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स कैसी हैं? सेंट्रल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, प्रोडक्ट के मतलब मासेस या चार्जेस के प्रोडक्ट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करती हैं। क्या आपको सिमिलैरिटी का सारा सीन समझ में आया? दोनों की दोनों फोर्स जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करती हैं, आर स्क्वायर अपॉन में आता है, दोनों की दोनों प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस या चार्जेस पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। तीसरी बात, दोनों की दोनों फोर्स सेंट्रल फोर्स होती हैं, ठीक है, अलोंग द लाइन जो नहीं लगती है। और चौथी बात, दोनों की दोनों कंजर्वेटिव फोर्स होती हैं। समझे कि नहीं समझे? ये थी दोनों एक जैसी, इनमें सिमिलैरिटी क्या थी? ये तो वो था। अब बात करते दोनों में डिफरेंसेस, डिसिमिलैरिटी क्या है, ठीक है। तो मैं इसको रफ करता हूं, ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये है कुछ डिफरेंसेस। पहला डिफरेंस क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये बात तो लाजमी है। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स में सिर्फ अट्रैक्शन होता है, एक मास ने दूसरे को अट्रैक्ट किया, उसके सर्कुलर पाथ पे घूम गया, उस प्लैनेट या जो भी है। तो आपने बोला ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में बी अट्रैक्टिव और में बी रिपल्सिव। देखो, ये मास m1 है, ओके, ये मास आपका m2 है, ये भी ओके। इन दोनों में क्या होगा? आपने बोला इस वाले मास ने इस वाले ने इसको अट्रैक्ट किया और इस वाले ने इसको। ऑलवेज अट्रैक्शन, ऑलवेज अट्रैक्शन, ऑलवेज अट्रैक्शन। अच्छा, ये एक चार्ज Q1 है, ओके, लेकिन ये प्लस का है। ये चार्ज Q2 है, ये भी प्लस का। इसमें क्या हुआ? रिपल्शन। अगर ये माइनस का होता, इसमें क्या होता? अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी रिपल्सिव और में भी अट्रैक्टिव, लेकिन ये हमेशा अट्रैक्टिव ही होगी नेचर में। समझे कि मासेस के बीच में हमेशा अट्रैक्शन ही पाया जाता है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसी होती है? अट्रैक्टिव होती है नेचर में। लेकिन ये में भी रिपल्सिव, में भी अट्रैक्टिव, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज, ओके। मास का तो कोई नेचर होता ही नहीं है, इसलिए वो हमेशा क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मीडियम। ये बड़ी जबरदस्त बात है कि डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मीडियम। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब क्या हुआ? दो मासेस के बीच में क्या आ गया? उस मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन दो चार्जेस के बीच में क्या मीडियम है? ये आपका चार्ज Q1 है, ये आपका चार्ज Q2 है। इनके अगर बीच में पानी भर दिया जाए, वाटर भर दिया जाए, तो फोर्स डिक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर कोई मीडियम ना भरे, फोर्स इंक्रीज हो जाती है। तो मीडियम पे डिपेंड किया कि नहीं किया? लेकिन मासेस के बीच में ऐसा नहीं होता। देखो जरा, क्या F बराबर कह दूं होता है G
m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, क्या कह दूं, F बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशनल की होता है K का मतलब होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जरा एक बात बताओ, इसकी वैल्यू फिक्स है? हाँ जी 6.67 10 की पावर -11, ठीक है। क्या इसकी 1/4 एप्सिलॉन नॉट की? हाँ जी फिक्स है, लेकिन ये फिर भी मीडियम पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें क्या आ गई, परमिटिविटी, एंड परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। समझे कि नहीं समझे? परमिटिविटी क्या अलग अलग मीडियम की अलग अलग होती है? बिल्कुल होती है। जितना मीडियम डेंसर होता जाएगा परमिटिविटी उतनी बढ़ती जाएगी। तो कह दो कि फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी, जितनी ज्यादा परमिटिविटी उतनी कम फोर्स। क्या इस वाले में ऐसा कुछ हुआ? नहीं हुआ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स दो मासेस के बीच में क्या मीडियम भरा हुआ है उस बात पे डिपेंड ही नहीं करते। क्या आप मेरी बात समझे? ग्रेविटेशनल फोर्स दो मासेस के बीच में क्या मीडियम है क्या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मीडियम को भी देखती है, कंसीडर करते हैं बिकॉज ऑफ परमिटिविटी। समझे कि नहीं समझे? तो कह दो कि ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मीडियम बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है डिपेंड करती है किस पर? कि मीडियम क्या भरा हुआ है बीच में। समझे या नहीं समझे? पक्का ना? अगर आपने परमिटिविटी वाला लेक्चर देखा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला लेक्चर देखा जो इससे पहला ही लेक्चर है, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, अगर नहीं समझ में आया तो कुल मिला के बात यह है, मासेस के बीच में आप कुछ भी भर दो फोर्स उतनी ही लगेगी, लेकिन चार्जेस के बीच में अगर आप कुछ भरोगे ना, कोई मीडियम चेंज करोगे, फिर फोर्स उतनी नहीं रहेगी। सेम अरेंजमेंट एयर या वैक्यूम में लिया, सेम अरेंजमेंट वाटर में लिया, वाटर में फोर्स कम लगी, क्योंकि क्या चेंज हुआ? मीडियम चेंज हुआ। तो कह दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स दो चार्जेस के बीच में क्या भरा हुआ उस बात पर डिपेंड नहीं करते। तीसरी बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा एक बात बताओ तुम मुझे, इसने बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत स्ट्रॉन्गर है किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। कोई एग्जांपल? हाँ जी बिल्कुल। ये बताओ, मैं हूं और कोई मेरा दोस्त है, दोनों मास है। जैसे मान लो तुम अपनी दोस्त समझ लो, जैसे मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर बहुत स्ट्रॉन्ग होती ना, तुम रोज बहाने लगाते। जैसे मान लो क्या, तुम्हारा कोई क्रश है, अब आप गए क्लास में, आप जाके चिपक गए, कहोगे क्यों भाई? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन सुनो, ऐसा होता नहीं है कि एक मास को दूसरा मास देख के अट्रैक्ट हो जाए, आके एकदम से ऐसे अट्रैक्शन हो जाए। और वैसे भी ग्रेविटेशनल फोर्स तो अट्रैक्शन वाली होती है हमेशा, तो वरना क्या होता? सब आपस में चिपके पड़े हैं, कोई जो थोड़ा और ज़्यादा भारी सा है वो और जल्दी अट्रैक्ट हो रहा है। समझे कि नहीं समझे? क्या ऐसा होता है? आपने बोला नहीं होता। दो मासेस के बीच में अट्रैक्शन होता जरूर, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत कम है। अगर वैल्यू ज़्यादा होती तो तुम रोज़ बहाना लगाते क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स का। जी देखो सर, मैं तो जा रहा था, वो मुझे दिखी और मैं तो उससे अट्रैक्ट हो गया ऐसे, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन कैसा हुआ? नहीं हुआ। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ऐसा होता है। जैसे क्या? जैसे मान लो आपने कॉम्ब को रब किया, ओके, पेपर के छोटे छोटे पीसेस नीचे आपने बिखेर लिए ऐसे, और आप बस कोम को ऐसे ले जा रहे हो और पेपर के पीसेस आपके साथ आ रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? तो आप बोलोगे वो तो बहुत कम चार्ज और बहुत कम मास है, सब कुछ बहुत कम है, वो फिर भी अट्रैक्ट हो रहा है। और वो इतनी बड़ी, मैं इतना बड़ा, हम अट्रैक्ट नहीं हो रहे, क्योंकि हमारे में क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और चार्जेस में क्या लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्ज बहुत कम होता है कॉम्ब पे, कोई बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं होता। पेपर पे तो कुछ भी नहीं है। तो अच्छा, पेपर पे कुछ भी नहीं है, चलो इस बात को भी समझाऊंगा, बाद में बात करेंगे इस बारे में। तो आपने बोला वो भी बहुत बड़ी है, मैं भी बड़ा हूँ, अट्रैक्ट नहीं हुए बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक है। लेकिन कॉम्ब का चार्ज उस छोटे से चार्ज को भी अट्रैक्ट कर लेता है। तो कह दूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या क्या डिफरेंसेस हैं? देखो जी, ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो मास के बीच में लगती है, मास के बीच में कुछ भी भर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, फोर्स उतनी ही रहेगी। लेकिन चार्जेस के बीच में कुछ भर दोगे ना, फोर्स चेंज हो जाएगी। एक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस कहता है कि ग्रेविटेशन फोर्स जो होती है वो हमेशा अट्रैक्ट करती है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ऐसा नहीं होता, उसमें अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों होते हैं। तीसरा डिफरेंस क्या हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। ओके, मेरा आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि आखिर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, आखिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी स्ट्रांग होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से? आखिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी स्ट्रांग होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से? आप ये मुझे दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बताइएगा कि दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, क्या इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगी? आपसे पूछता हूं कि इन्हें मास है, आपने बोला मास तो है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने
कहाँ रखे, आर सेपरेशन पे रखे, ठीक है। और मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखा सेम सेपरेशन पे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आर सेपरेशन में। क्या इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगी? बिल्कुल लगी। क्या इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगी? बिल्कुल लगी। तो मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आखिर ग्रेविटेशनल फोर्स से कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूं। ओके, तो खैर इस वीडियो में इतना ही, बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जो आपका मन करे मतलब कीजिए, लेकिन मुझे बताइएगा जरूर अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।